खबरों से आगे में आज शाम 18 मिनट की जंग आज़ादी का नतीजा कैसा हो सकता है, इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक आपके हाथों तक दोबारा कैसे पहुंचता है, और चलिए बिहाइंड द सीन्स अमेरिकन पॉप बैंड हॉट शेल रे के साथ। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। वेलकम टू द शो। और मैं हूँ मोहम्मद आतिफ और आपके लिए लेके आया हूँ टेक्सास से बहुत सी स्टोरीज। ऑलराइट आतिफ, लेकिन इससे पहले कि हम आपकी स्टोरीज में जाएं, आई वांट टू क्विज यू। तीन चीज़ें ऐसी टेक्सास के बारे में बताएं हमें जो बिल्कुल अनयूजुअल हों, जो ना हमने पहले कभी देखी हो और ना आपने। एक तो चीज़ जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके लिए कहा जाता है एवरीथिंग इज़ बिग इन टेक्सास। ऑलराइट, सब कुछ खाना भी इतनी बड़ी डिश में आता है। बहुत 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 ही बड़ा है। सेकेंडली ये है कि टेक्सास में एक पाकिस्तानी सदर हैं जिन्होंने स्टेट विज़िट किया था टेक्सास का, और वो सदर हैं सदर अयूब खान। जी हाँ, लेकिन उन्होंने जिस वक्त विज़िट किया था उस वक्त उनको बुलाया था उस वक्त के नायब सदर लिंडन बी जॉनसन ने, जिनका अपना ताल्लुक भी टेक्सास से ही है। जी हाँ, जिनका अपना ताल्लुक टेक्सास से है। और तीसरी चीज़ वो है जो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। 18 मिनट की जंग आज़ादी। जी हाँ, और वो भी टेक्सास ने जीत ली। ऑलराइट, सो कैसी होती है, आइए देखते हैं। It ends today. Desperation, luck, a lot of really good planning and tactics. अमरीकी रियासत टेक्सास कभी मेक्सिको का हिस्सा होती थी, लेकिन 1836 में 20 मिनट से भी कम वक्त के लिए लड़ी गई जंग में, जिसे बैटल ऑफ सैन जेसिंटो भी कहा जाता है, टेक्सास के 800 रिहायशियों ने उस वक्त के मेक्सिको के जनरल और सदर सेंटा आना की तकरीबन 1600 अफराद की फौज को शिकस्त देकर टेक्सास को मेक्सिको से आज़ाद करवा लिया और एक आज़ाद मुल्क बना लिया। What happened was हुआ ये था कि मेक्सिको ने सूबाई दारुल हुकूमत वहाँ बना दिया जहाँ सैन जेसिंटो वाक़ है। पार्क रेंजर बेथ ट्रेगस कहती हैं कि अगर दारुल हुकूमत को वापस यहीं लाया जाता तो मेक्सिको के खिलाफ बगावत न होती। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ कि 800 लोगों ने अपने से तादाद में दुगनी आर्मी को सिर्फ चंद मिनट में शिकस्त दे दी? back in 1836 when the 1836 में जब ये लड़ाई लड़ी गई, उस वक्त जंग में नेपोलियनिक हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती थी। फौजी एक लाइन में खड़े होते थे क्योंकि जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें मिस्कट्स कहा जाता था। इन बंदूकों का निशाना बहुत गलत था, आप गोली किसी किस्म चलाते थे और वो लगती किसी और को थी। टेक्सास के लोग इसी इलाके के थे और उनके पास राइफल्स थीं जिनका निशाना बेहतर था। जिस इलाके में ये लड़ाई हुई वहाँ उस जंग में मारे जाने वालों की याद में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से मिलता जुलता एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। आपने शायद ये सुना हो कि एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास। इस मॉन्यूमेंट की एक और खास बात ये भी है कि इसकी ऊंचाई वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ज्यादा है। जी हाँ, हालांकि अमेरिका की वफाकी हुकूमत वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ज्यादा ऊंचा मॉन्यूमेंट कायम करने की इजाजत नहीं देती। The monument itself on the original plans was not. मॉन्यूमेंट के ओरिजिनल प्लान में ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंचा नहीं था, लेकिन इसके ऊपर लगा सितारा 35 फुट ऊंचा है और इसे मॉन्यूमेंट के अंदर छुपाकर तामीर किया गया था। तो जब 1936 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मुद्दत सदारत खत्म हुई तो कोई इस कानून को सख्ती से लागू नहीं कर रहा था कि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंचा कोई मॉन्यूमेंट नहीं होगा। तब सितारा बाहर निकाला गया और मॉन्यूमेंट के ऊपर लगाया गया, और अब हमारा मॉन्यूमेंट सबसे ऊंचा है। टेक्सास के लोगों को माहिर जंगजू कहा जाए तो गलत न होगा। 18 मिनट में जीती जाने वाली जंग की कहानी तो आपने सुनी। अगली रिपोर्ट में देखिए टेक्सास का वो जंगी बहरी जहाज जो पहली और दूसरी जंग अजीम में शामिल रहा, और इन दोनों जंगों में उसके अमले का सिर्फ एक फौजी हलाक हुआ। वाह आतिफ, जो मॉन्यूमेंट था उसको देख के मुझे 2-3 दफ़ा बड़े गौर से देखना पड़ा कि ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट तो नहीं है कहीं। इट लुक्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। हाँ, बिल्कुल। और जो इंटरेस्टिंग बात है, मैंने स्टोरी में भी बताई कि पहले जब ये मॉन्यूमेंट बिल्ड किया गया तो इसको वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से छोटा रखा गया, लेकिन बाद में एफडीआर के जाने के बाद वो सितारा जो अंदर छुपा के रखा गया था वो निकाल के लगा दिया गया, और ये सितारा जो इसकी टॉप पे लगा है ये इस मॉन्यूमेंट को वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंचा बनाता है और थोड़ा मुख्तलिफ भी बनाता है, अदरवाइज तो देखने वालों को लगे कि एक ही मॉन्यूमेंट दोनों जगह पे बना हुआ है। ये बताइए, आप कह रहे थे एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास, और आप जब वापस आए थे तो मैंने सुना था आप न्यूज़ रूम में ये भी बता रहे थे कि जब तक वहाँ पे बड़ी सी जायदाद आपके पास ना हो आपको कुछ चीज़ समझा नहीं जाता। वो बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो ये है कि टेक्सास में लैंड बहुत ज़्यादा है और आबादी ज़मीन के तनासब से खासी कम है, तो आप जब टेक्सास के किसी शहर से बाहर निकलते हैं तो आपको प्राइवेट रैंच
देखना शुरू हो जाते हैं, लोगों के फार्म्स हैं और कई कई 100 एकड़ की उनकी ज़मीन है। बल्कि वहाँ मेरे एक दोस्त हैं जिनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा जब लैंड के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर टेक्सास में किसी के पास 500 एकड़ से कम ज़मीन होती है तो उसको गरीब तस्वुर किया जाता है। फिर तो मेरा तो छोटा सा अपार्टमेंट है, मैं तो बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि टेक्सास जाके मेरी को खास आवभगत होगी। लेकिन एक बात है, टेक्सास अमेरिका की बाकी इकॉनमी के मुकाबले में टेक्सास की इकॉनमी के हालात इसलिए बेहतर हैं कि टेक्सास में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। जो रियल एस्टेट की कीमतें यहाँ हैं टेक्सास में वैसी कीमतें नहीं हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे ऑयल बेस्ड उनकी इकॉनमी है, बहुत सारा एक्सॉन और दूसरी ऑयल की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनका कारोबार भी टेक्सास में है। थैंक यू सो मच आतिफ। जंग की कहानी तो आपने हमें सुनाई, होपफुली कुछ दिनों में आप हमारे लिए अमन पसंद कहानियाँ भी लेकर आएंगे टेक्सास से। अगली कहानी एक जंगी जहाज की है। ओह माय गॉड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आतिफ। जंगों की बात हो रही है, टेक्सास और मेक्सिको के दरमियान जंग के दौर में अगर ड्रोन्स भी होते तो पता नहीं ये जंग कितना अरसा चलती। लेकिन आज ड्रोन टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की फौजी हिकमत अमली को काफ़ी हद तक बदल दिया है और नदीम याकूब बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में अमेरिका की फौजी कार्रवाइयों में ड्रोन्स का किरदार और भी ज़्यादा हो जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीकी फौज के पास तकरीबन 10,000 ड्रोन्स हैं। इसके अलावा अमरीकी खुफिया इदारा CIA भी ये तैयारे इस्तेमाल करता है, जिनकी तादाद नामालूम है। हाल ही में पाकिस्तान में अलकायदा के रहनुमा अबू याहिया लिबी को इसी की मदद से हलाक किया गया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर इनके इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज करता आया है, मगर हाल ही में अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पनेटा ने कहा है कि अमरीका इसका इस्तेमाल ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। हमने पाकिस्तान पर वाज़े किया है कि जो लोग हम पर हमले करेंगे अमेरिका उनके खिलाफ अपना दिफा करेगा और हमने मौसर तरीके से अलकायदा की क़यादत को निशाना बनाया है। वाशिंगटन में बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ डील करने में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस नाजुक सूरत हाल में मज़ीद पेचीदगी दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ड्रोन्स को ऑपरेट करना कदरे सस्ता है और इनसे दागे गए मिसाइल भी ठीक निशाने पर बैठते हैं और हज़ारों मील दूर से इनको उड़ाने वाले ऑपरेटर्स को भी कोई ख़तरा लाहक नहीं होता। ऐसे वक्त में जब अमरीकी अवाम जंगों से बेजार हो चुके हैं और मईशत दबाव का शिकार है, ओबामा इंतज़ामिया ने बग़ैर पायलट तैयारों के इस्तेमाल को दफ़ाई हिकमत अमली का मरकज़ी जुज़ बनाया है। वक्त के साथ साथ बगैर पायलट तैयारों के निज़ाम की वजह से फ़ौज में इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। अभी तो हम इनके निज़ाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें बेहतरी लाने के अमल से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये इनकलाबी तब्दीली अभी हो रही है। ड्रोन्स के बगैर कोई ज़्यादा आसार छोड़ने और मुअस्सर कार्रवाइयों की वजह से अमरीकी फ़ौज और हसास इदारे इन पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। आम शहरियों की जानों को खतरात कम करने में बगैर पायलट तैयारे से अच्छा कोई और हथियार हो ही नहीं सकता। मगर ड्रोन्स के मुखालफीन इसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करार देते हैं और उनका कहना है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं और अक्सर औकात पाकिस्तान और दूसरी जगहों पर मासूम शहरियों की हलाकतें ज़राए अबलाग में रिपोर्ट नहीं होती। मैरिया बेंजामिन को खदशा है कि अमरीकी इस तरह की हलाकतों से लापरवाह हो जाएंगे। ड्रोन्स के साथ एक बड़ा अखलाकी मसला ये है कि ये लोगों को हलाक करना बहुत आसान बना देते हैं। अमरीकी क़यादत के लिए ड्रोन्स ने अपनी अफादियत दिखा दी है और मुस्तकबिल में ज़्यादा फ़ौजी कार्रवाइयाँ इन्हीं से होंगी। इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों का मुतालबा है कि इन पर उस वक्त तक पाबंदी लगनी चाहिए जब तक इनके इस्तेमाल के बारे में मुनासिब कवानीन नहीं बना दिए जाते। लुइस रामिरेज़ के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। दुनिया भर में बच्चों की 2 खतरनाक बीमारियों के खिलाफ अब शुरू हो रही है एक आलमी कैंपेन। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कुछ ही लम्हों में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। माँ बाप के लिए अपने बच्चे को किसी बीमारी से ज़िंदगी की जंग हारते हुए देखना बहुत तकलीफदेह होता है। अब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी इदारा यूनिसेफ शुरू कर रहा है निमोनिया और डायरिया या इसहाल के ख़िलाफ़ एक ग्लोबल कैंपेन, क्योंकि ये 2 बीमारियाँ दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों में अमवात की बहुत बड़ी वजह हैं।
नर्स बता रही है कि इस बच्ची को बहुत तेज बुखार और खांसी थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी ये। पिछले हफ्ते निमोनिया हुआ है तो इसे खांसी बहुत तेज़ हो गई थी, इसका सांस बढ़ने लगना। फौरी इलाज के जरिए शदीद निमोनिया से मुतासिर इन अफ्रीकी और पाकिस्तानी बच्चों की तो जानें बचा ली गई, लेकिन अफ्रीका और जनूबी एशिया के कई गरीब इलाकों के बच्चों की एक बड़ी तादाद इस कदर खुशकिस्मत नहीं। इन खित्तों में निमोनिया और असाल 5 बरस से कम उम्र के बच्चों की 1/3 अमवात की वजह है। डॉक्टर जफर नईम गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं, जहां हर रोज़ 300 से 325 मरीज आते हैं। और इनमें से 70 से 75% जो हैं वो निमोनिया से या निमोनिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ आते हैं, और इनमें से 1 से 2% बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में आते हैं। यूनिसेफ के ओहदेदार निमोनिया और असाल जैसे मूजी अमराज के खिलाफ आलमी सतह पर एक कैंपेन शुरू करने का इरादा रखते हैं। यूनिसेफ की हॉली न्यूबी कहती हैं कि इन दोनों मूजी अमराज को आवाम की जानिब से ज़रूरी अहमियत और तवज्जो नहीं दी गई। Because these are such major killers of children, हॉली कह रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात का बायस होने के सबब इन अमराज को संजीदगी से लिया जाना ज़रूरी है। ताहम एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है, और वो ये कि दूसरे बहुत से अमराज के मुकाबले में निमोनिया और डायरिया से निमटना खासा पेचीदा है। complicated to deal with. यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि निमोनिया और असाल से मुतासिर बच्चों की सिर्फ 1/3 तादाद को एंटीबायोटिक्स अद्वियात नसीब होती हैं। यही वजह है कि सांस की इन्फेक्शन से हर 1 मिनट में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक मासूम फूल मुरझा जाता है। डॉक्टर ऑरेन लेवीन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर से मुंसलिक हैं। यूनिसेफ की सपोर्ट से डॉक्टर लेवीन न्यूमोकॉकल और रोटा वायरस वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन की एक कैंपेन की सरबराही कर रहे हैं। डॉक्टर लेवीन की राय में ये वैक्सीन तरक्की पजीर दुनिया में निमोनिया और असाल के खिलाफ बच्चों की हिफाजत कर सकती हैं। But for us, the work has only just begun. हमारे लिए तो काम अभी शुरू हुआ है, और इस वक्त हमारी कोशिश है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक इस वैक्सीन को तेज़ रफ्तारी से पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि 2050 तक 5 करोड़ बच्चों को इम्यूनाइज किया जा सकेगा। Could be immunized with this vaccine. यूनिसेफ के ऑफिशियल्स वाजे करते हैं कि कैंपेन इस कदर भी सादा नहीं जितनी नजर आती है। So now is the time. हॉली की राय में निमोनिया और डायरिया पर दोबारा से संजीदा तवज्जो देने की ज़रूरत है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अमराज की रोकथाम और इलाज के लिए एक जैसी हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, यानी वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात की डिस्ट्रीब्यूशन, माओं की नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाने की हौसला अफजाई, महफूज पीने के पानी तक रसाई और असाल से मुतासरा बच्चों में मुँह से दिए जाने वाले नमकियात मिले महलूल की दस्तियाबी। तो यूनिसेफ की ग्लोबल कैंपेन के बारे में आपने रिपोर्ट देखी। आयशा, ये बताइए कि इन 2 अमराज निमोनिया और डायरिया के हवाले से पाकिस्तान में बच्चों की जो हेल्थ सिचुएशन है वो कैसी है, क्या सूरत हाल है? सारा पाकिस्तान में बच्चों की सेहत की सूरत हाल वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ख़ास तौर पे अगर आप देखें 5 साल से कम उम्र बच्चों की सेहत जो है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ज़च्चा और बच्चा शोबे के इंचार्ज डॉक्टर जुल्फ़िकार ए भुट्टा के मुताबिक पाकिस्तान में अगर हर साल 1000 बच्चों की अमवात बच्चों की पैदाइश होती है, तो उनमें से 90 बच्चे जो हैं वो अपनी 5वीं सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही फौत हो जाते हैं, और उनमें से 1/4 तादाद जो है वो निमोनिया के बाइस हलाक होती है, और बाकी के लिए डायरिया जो है, बाकी एक बड़ी तादाद के लिए डायरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों जो डिजीज़ हैं निमोनिया और डायरिया, ये ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, यानी जिनसे बचा जा सकता है, या कम से कम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इनका असरात को कम किया जा सकता है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में बच्चों में ये बीमारियाँ इतनी तेज़ी से फैलती हैं? सारा, जब मैंने डॉक्टर जुल्फ़िकार ए भुट्टा से इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने मुझे इसका जवाब, कई फैक्टर्स दिए उन्होंने, लेकिन इनमें जो सबसे टॉप पे फैक्टर था वो गुर्बत था। कि गुर्बत के साथ जो है वो ज़ाहिर है कि अवेयरनेस की कमी भी आती है, तालीम की कमी भी आती है, लेकिन गुर्बत से कंजेशन भी आती है, यानी कि लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो बहुत छोटी हैं, तंग माहौल है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो छोटी जगहों पर रह रहे हैं, जिसके बायस इन्फेक्शन का इम्कान जो है वो बढ़ जाता है, बहुत जल्दी एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होते हैं। और इसके अलावा फिर अवेयरनेस की कमी, लोगों में आगाही की कमी, और आगाही के कमी जो है, आप देखें कि सफाई के जो बुनियादी असूल हैं वो तक बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। जैसे बार बार हाथ धोना जो है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि क्यों ये ज़रूरी है और किस तरह से ये उनको उनकी बीमारियों से, इस तरह की बीमारियों से जो प्रिवेंटेबल हैं वो बचा सकता है। आगाही की आप बात करें, हमने ये तो कहा कि इन बीमारियों के हवाले से आगाही कुछ कम है, अब आप क्या कोई टिप्स
ٹپس لے کر آئی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے جس سے ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے؟ ڈائریا کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں اسٹریس دوں گی کہ صفائی اور صفائی کے بنیادی اصول، کامن سینس کا استعمال، ہاتھوں کو بار بار دھونا. یہاں پہ امریکہ میں پبلک باتھ رومس میں آپ جائیں تو مجھے ایک انٹرسٹنگ وہاں پر ایک چھوٹا سا میسیج جو ہے وہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ امپلائیز مسٹ واش دیئر ہینڈز بیفور ریٹرننگ ٹو دیئر ورک. تو یہ ایک سٹل میسیج ہوتا ہے وہاں پہ آنے والے کسٹمرز کے لیے بھی. تو صفائی جو ہے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے نمونیا کے لیے بھی وہی بنیادی صحت کے جو اصول ہیں، صفائی کے جو اصول ہیں، اگر ان کو فالو کیا جائے تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آلرائٹ، سو ہاتھ دھوئیں اور اپنے ارد گرد بھی صفائی مینٹین کریں تو اس سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ. اور بہت سی بیماریاں تو اس وجہ سے بھی پھیلتی ہیں، ظاہر ہے جیسے ہم نے بات بھی کی کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اور پلاسٹک کی بوٹلز جو ہیں عام طور پہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھینک دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ بوتل ہمارے اس زمین سے چلے جانے کے بعد بھی کئی 100 سال تک یہاں پہ رہے گی، اور پلاسٹک کا یہ کچرا پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا گھر بنتا رہے گا. کل ہم نے آپ کے ساتھ شروع کیا تھا پلاسٹک کی ری سائیکلنگ یا اسے دوبارہ قابل استعمال بنانے کا سفر، جس کے پہلے سٹیپ میں آپ میرے ساتھ گئے تھے واشنگٹن ڈی سی کے باہر ایک ری سائیکلنگ سینٹر میں، جہاں کچرے سے پلاسٹک اور شیشہ وغیرہ علیحدہ کیا جاتا ہے. آج پلاسٹک کے اس سفر کے اگلے سٹیپ میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ریاست نارتھ کیرولائنا کے ایک ایسے پلانٹ پر جہاں ہزاروں ٹن پلاسٹک باٹلز کو نئی شکل اختیار کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہاں تک پہنچنے سے پہلے پلاسٹک کی یہ بوتلیں سینکڑوں میل کا سفر کر چکی ہیں. اب اس سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. امریکہ کے سب سے بڑے ری سائیکلنگ پلانٹس میں سے ایک پر آپ سب کو خوش آمدید. ایک ہفتے میں ہمیں اس پلانٹ پر 4.5 لاکھ سے 6.25 لاکھ کلو پلاسٹک کی بوتلیں موصول ہوتی ہیں. جے چلٹن امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کے اس بہت بڑے ری سائیکلنگ پلانٹ کے مینیجر ہیں. ہمارے پلانٹ پر ایک دن میں 8 سے 10 ٹرک آتے ہیں. ہر ٹرک پر تقریباً 40,000 پاؤنڈ پلاسٹک لدا ہوتا ہے. 40,000 پاؤنڈ کا مطلب ہر روز اس پلانٹ کو 18,000 کلو سے زیادہ پلاسٹک کی بوتلیں ملتی ہیں. ایک گانٹھ 400 کلو وزنی ہوتی ہے. ایسی گانٹھوں کا مجموعی وزن 250 سے 750 کلو گرام ہو سکتا ہے. یہ 10 سے 15 ہفتوں کا مجموعی کچرا ہے. 3 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر رقبے پر پلاسٹک کے اس اونچے ڈھیر کے قریب وہ پروسیسنگ پلانٹ ہے جہاں پلاسٹک کی بوتلیں نیا بحروب بھرتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ان بوتلوں کو نہلا دھلا کر ایک نئے سفر پر روانگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. آپ اسے اپنے گھر کی واشنگ مشین سے بڑی اور زیادہ دیر تک چلنے والی واشنگ مشین سمجھیں. گرم پانی کا غسل بوتلوں کے سٹکر اور آلودگی کو صاف کرتا ہے، ویسے ہی جیسے آپ گھر میں آٹا گوندنے سے پہلے چھلنی سے چھانتے ہیں. بس ہوتا یہ ہے کہ اس چھلنی سے الگ ہونے والے بڑے ٹکڑے پلاسٹک کے ہوتے ہیں. ری سائیکلنگ کی حیرت انگیز دنیا میں پلاسٹک کے ان ٹکڑوں کو PET فلیکس کہا جاتا ہے. اب انہیں کوئی اور ری سائیکلنگ پلانٹ خرید کر پگھلائے گا اور ان سے کچھ نیا بنائے گا، یعنی یہاں سے انہیں ٹرکوں میں لاد کر کسی اور ری سائیکلنگ پلانٹ کے ذخیرے میں جمع کر لیا جائے گا. عموماً ایسے ذخیروں میں 300 میٹرک ٹن PET فلیکس یا پلاسٹک کے موٹے ٹکڑے ذخیرہ ہوتے ہیں، جس پر ہم اس وقت کھڑے ہیں. ایسے 3 اور ڈھیر یہاں موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر وقت کم از کم 1 کلو ٹن پلاسٹک یہاں اپنا روپ اور قسمت بدلنے کے انتظار میں ہے. آراش عرب اسادی کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو BOA. پلاسٹک کے سفر کا تیسرا اور آخری سٹیپ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں. کل شام ابھی میں لوں گی ایک بریک، تھوڑا سا پانی پیوں گی، آئی پرومس یو کہ یہ بوتل میں ری سائیکلنگ بن میں ہی پھینکوں گی. اتنی دیر میں آپ ڈھونڈیے اس سوال کا جواب کہ سوڈا یا سافٹ ڈرنک کے ایک کین میں کتنے چمچ چینی ہوتی ہے. We'll be right back with the answer. ویلکم بیک، یو واچنگ خبروں سے آگے. سو بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سافٹ ڈرنک کے ایک کین میں کتنے چمچ چینی کے ہوتے ہیں. سو جواب کے لیے تیار ہیں آپ؟ ایک کین آف سوڈا جس کی کانٹینٹس ہیں تقریباً 400 ml، اس کے اندر شوگر یعنی چینی ہے 39 گرام، جو بنتی ہے تقریباً 10 چائے کے چمچے. انتہائی میٹھے مشروبات اکثر پینا آپ کے لیے کیسا ہے، یہ تو آپ کا اور آپ کے ڈاکٹر کا فیصلہ ہے، لیکن اگر حکومت آپ کو بڑے سائز کی ڈرنک پینے سے روک دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سوڈا کی ایک عام بوتل جو مزیدار بنی ہے چینی کے تقریباً 65 گرام یا 17 چمچوں کی مدد سے، اور دوسری طرف سوڈا کی 2 لیٹر کی یہ بوتل جس میں تقریباً 250 چمچوں کے لگ بھگ چینی ملی ہوئی ہے.
اس کے باوجود حال ہی میں جب امریکہ کی ایک ریاست میں ریسٹورانٹس اور فلم تھیٹرز میں اس قسم کی شیرین مشروبات کے بڑے گلاسوں اور بوتلوں کی فروخت پر پابندی تجویز کی گئی تو لوگ کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آئے۔ یہ کیسی جگہ ہے جہاں ہم سوڈا بھی نہیں پی سکتے؟ ہمیں اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ اپنی پسند کا سوڈا پی سکیں، آخر یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ ڈیوڈ الماسی جیسے بعض ماہرین ان لوگوں سے متفق ہیں۔ تجویز کردہ اس قانون کے تحت آپ ریسٹورنٹس میں شراب کی بڑی بوتل تو خرید سکیں گے لیکن کوک کی بڑی بوتل نہیں۔ دوسری طرف ہیں بعض ایسے ماہرین جو کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ شکر کے باقاعدہ استعمال کی وجہ سے ذیابیطس اور موٹاپے جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کے مطابق سائنسی تحقیق کے نتائج بھی یہی ظاہر کرتے ہیں۔ ماہر غذائیت کلیئر لبرون: اتنی شکر کی کسی کو کیوں ضرورت ہوگی؟ اس میں کوئی غذا بخش چیز نہیں، صرف ضرورت سے زیادہ کیلوریز ہیں جو جسم میں چربی کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ پھر چینی ایسی چیز ہے کہ جتنی کھائیں اتنی ہی اور کھانے کا دل چاہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے کوک پینے کی عادت ہے جو میں چھوڑ نہیں پا رہا۔ اس قانون کا تصور اچھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اپنا وزن کچھ زیادہ ہی ہے۔ سوڈا کیا ایک مزیدار مشروب ہے یا موٹاپے اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں بتائیے ہمارے فیس بک پیج پر یا ٹویٹر کے ذریعے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور پروگرام کے آخر میں لک ایٹ انٹرٹینمنٹ۔ امریکن میوزک بینڈ ہاٹ شیل رے کا گانا ٹونائٹ ان دنوں بہت عرصے سے چارٹس کے اوپر اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے۔ اس تیزی سے کامیاب ہوتے بینڈ کے ساتھ چلتے ہیں بہائنڈ دا سینز۔ دی بینڈ ہاٹ شیل رے نے سال 2011 میں اپنے گانے ٹونائٹ کی بدولت بل بورڈ پاپ چارٹس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس البم کی 20 لاکھ سے زائد کاپیز فروخت ہوئی تھیں۔ بینڈ ممبر نیش اوور اسٹریٹ کہتے ہیں کہ سال 2011 ان کے لیے ایک اچھا سال رہا۔ ہم نے اپنا یہ گانا ٹونائٹ 2011 میں ویلنٹائنز ڈے پر ریلیز کیا تھا۔ ہمیں امریکن میوزک ایوارڈ بھی اسی سال ملا۔ ہم نے نیو یارک میں ٹائم اسکوائر پر لاکھوں لوگوں کے سامنے پرفارم کیا، تو یہ سال ہمارے لیے بہت اچھا رہا۔ ہاٹ شیل رے بینڈ کو کامیابی ذرا دیر میں ملی، لیکن بینڈ کے دوسرے ممبر رائن فولی سے کہتے ہیں کہ ان کی موسیقی کے چاہنے والوں نے آخرکار انہیں کامیابی دلوا ہی دی اور وہ اپنے چاہنے والوں کے شکر گزار ہیں۔ اگرچہ ہمیں ہمارے چاہنے والے کچھ دیر میں ملے، لیکن انہیں ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ اور ان کے بینڈ کا نام بھی ذرا ہٹ کے ہے، ہاٹ شیل رے۔ یہ نام کیوں اور کیسے رکھا گیا، ریان بتاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بینڈ کا نام بھی ایک فین کے نام پر رکھا جس کا آن لائن نام شیل رے تھا، اور ان کی تصویریں بھی نہایت خوبصورت تھیں۔ اگرچہ وہ اپنی شناخت چھپا رہی تھیں، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ ایک کمپنی کے لیے کام کرتی ہیں جو ہمیں البم ریکارڈ کرنے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ حقیقت نہیں تھی۔ تو اس طرح ایک آن لائن مذاق نے ان کے لیے ان کے بینڈ کا نام تجویز کر دیا۔ ریان کا کہنا ہے کہ ان کی آنے والی البم وٹ ایور میں انہوں نے اپنے میوزک کی ارتقائی منازل کو بیان کیا ہے۔ یہ البم بتاتی ہے کہ کیسے ہم زندگی کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے اور مزے سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ہاٹ شیل رے کا گانا آئی لائک اٹ لائک دیٹ اس سال کے شروع میں ریلیز ہوا تھا اور بل بورڈ میں ٹاپ 20 پوزیشن پہ رہا۔ ہاٹ شیل رے حقیقی زندگی کے واقعات کو اپنے گانوں کی شکل دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہی ان کی خاص بات ہے۔ لیری لنڈن کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ آلرائٹ، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ ہمارے ڈسکشن فورمز میں حصہ لینے اور ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور آپ جب بھی لیٹسٹ نیوز حاصل کرنا چاہیں تو لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ That's all for this evening. Stay tuned for our show tomorrow evening. خدا حافظ۔